नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। तो जिस चैप्टर का इंतजार था आप सबको, दल और दलीय व्यवस्था, वो आ चुका है अब विकास स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे और ऐप पे। ठीक है, अब करते हैं हम इस चैप्टर का शुरुआत और देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे चाहे चैनल पे देख रहे हैं हमारे, चाहे ऐप पे देख रहे हैं, अगर आप कहीं पे भी देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर को बनाने में कम से कम 1 हफ्ते की मेहनत लगी है। हर एक बारीक चीजों को मैंने इसमें डाला हुआ है और आप इसको YouTube के किसी भी चैनल से कंपेयर कर लीजिएगा, हर किसी से ये बेस्ट देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, दल एवं दलीय व्यवस्था। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर ये दल और दलीय व्यवस्था है क्या। दल मतलब समझते हो क्या होता है? एक पार्टी। जैसे आज के समय में हम देखते हैं, आज दिल्ली में आज 4 दिसंबर है, आज एमसीडी का चुनाव हुआ और हमने देखा जहां पे भाजपा, कांग्रेस और विभिन्न प्रकार की जो पार्टियां हैं जो उठी हुई हैं, और दिल्ली में खासकर आम आदमी पार्टी बहुत चर्चित में है। तो हर एक प्रतिनिधि बहुत जोरों शोरों से इस चुनाव में भाग लिए होते हैं। ठीक है, और आज वोटिंग हुआ है, अब जल्द ही परिणाम घोषित हो जाएगा कि आखिर एमसीडी के चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेगी, है ना। तो ये आखिर ये दल जो होता है ना, दल एक पार्टी का नाम होता है, और दलीय व्यवस्था यानी कि दल को किस हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इन्हीं सभी व्यवस्थाओं की बात होती है इस चैप्टर में, दल और दलीय व्यवस्था। ठीक है ना। हालांकि ये जो चैप्टर है आपके दूसरा जो चैप्टर है और जो 5वां चैप्टर है उसको मिक्स करके एक ही चैप्टर बना दिया गया है जिसका नाम है दल एवं दलीय व्यवस्था। अब इसकी शुरुआत होती है 1947 में। ठीक है, हालांकि 1947 से पहले भी कहीं ना कहीं पार्टी थी। अब बताइए कौन सी पार्टी थी? तो हम सबको पता है कि एक पार्टी थी जिसका नाम है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस पार्टी थी जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, आगे चल के कांग्रेस पार्टी से ही बहुत सारी पार्टियां आगे अस्तित्व में दिखाई दी हमें। उन्हीं सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखिए, भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लोकतंत्र में गहरी प्रतिबद्धता यानी कि आस्था थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1947 में, जब अपना देश आजाद हुआ था। उसी टाइम पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश थे जो कि आजाद हुए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ था, तो आजादी से पहले ही हमने ये सोच लिया था कि अगर हम आजाद हुए ना तो अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी आगे। इसलिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का मार्ग अपनाया, जबकि लगभग उसी समय स्वतंत्र हुए कई सारे देशों ने अलोकतांत्रिक व्यवस्था की, मतलब अलोकतांत्रिक व्यवस्था अपने देश में चलाई। अब जिसको जैसा अच्छा लगा उस हिसाब से, अपने हिसाब से सब अपना, चाहे लोकतंत्र अपनाए चाहे अलोकतंत्र अपनाए, लेकिन भारत ने क्या अपनाया था? लोकतंत्र अपनाया था। ठीक है, और आगे चल के क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान था उसे लागू कर दिया गया। ठीक है, और संविधान में ये बात लिख दी गई कि आखिर जो चुनाव होगा ना वो एक चुनाव आयोग के द्वारा होगा, और उसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, यानी कि संविधान, देखिए संविधान बन कब गया था? 1949 में संविधान बन गया था, और इसका एक्चुअल डेट है आपका 26 नवंबर। ठीक है, 1949 में अपना संविधान बन गया था और इसको 2 महीने बाद लागू किया गया था। ठीक है, हालांकि पहले ही डिसाइडेबल था कि चुनाव जो होगा वो एक चुनाव आयोग के द्वारा होगा, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई, और इसी के द्वारा जितने भी पार्टियां होंगी वो खड़ी होंगी और जनता चुनेगी कि कौन सी पार्टी बेटर है, कौन सी पार्टी बेटर नहीं है। अब बच्चों का यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर, जब चुनाव आयोग बना 26 जनवरी 1950 को, और जब पहला चुनाव हुआ वो हुआ 1951 से लेकर 1952 में, तो सर उससे पहले ही जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बोला गया? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे सबसे लीडर में, मतलब कांग्रेस में सबसे बढ़िया लीडर थे। ठीक है, इसी वजह से उनको चुना गया था, तो इस वजह से हम उनको प्रधानमंत्री बोल देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल चुनाव हुआ 1951 से 52 में हुआ था, और जिसके थ्रू उन्होंने चुनाव में जीता। ठीक है, आगे समझते हैं।
तो जब चुनाव आयोग बन गया तो चुनाव आयोग के जो पहले चुनाव आयुक्त थे यानी कि जो हेड थे उनका नाम था सुकुमार सेन। और ये कई बार क्वेश्चन में पूछता है, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, हर टाइम पे पूछा जाता है, इस वजह से याद करके रखिएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज समझा, जब अपना देश आजाद हुआ तो लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई गई। दूसरा चीज हमने ये समझा कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया तो उसमें ये बात ऑलरेडी लिखी हुई थी कि चुनाव किसके द्वारा होगा, चुनाव आयोग के द्वारा होगा। तो 25 जनवरी को ही चुनाव जो आयोग की गठन की बात स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, यानी कि गठन हो चुका था। और पहले जो चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, उनको चुना गया चुनाव आयुक्त के रूप में। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि आखिर चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है। तो देखिए, चुनाव आयोग जब सामने आया तो उसकी बहुत सारे सामने चुनौतियां आई, क्योंकि जिस टाइम पे अपना देश आजाद हुआ था उस टाइम पे अपने देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं थी। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, आज भी आप देखते हो लोगों को ये समझा के भेजा जाता है कि आप जाइएगा वोट इस पे, मतलब लोग समझा के भेजते हैं कि आप झाड़ू पे दे देना या कमल पे दे देना आप, ठीक है, मतलब जो भी चुनाव का जो चिन्ह होता है उस सिंबल को बता देते हैं और लोग क्या करते जाते हैं, अपना दबाते हैं, चले आते हैं। लेकिन पहले पर्ची वाला सिस्टम चलता था तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती थी कि चुनाव कैसे कराया जाता है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बस एक तरीके से समझ लीजिए होता था, ठीक है। और इसी वजह से जब चुनाव हुआ था 1951 से 52 में, तो इसीलिए कहा गया कि एक प्रकार का जुआ है ये, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है जी चुनाव होगा कैसे, आप चुनाव कराए जा रहे हो। लोगों ने क्या क्या समर्थन किया और सबको ये बात पता है कि कांग्रेस, जो कि उस टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी थी, वही जीतेगी। तो एक प्रकार का जुआ ही था ये। तो देखिए, चुनाव आयोग की चुनौतियां, पहला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, यानी कि चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को कराना। दूसरा है चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना, कि एक एरिया डिसाइड कर दिया गया कि कहां कहां तक क्या क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि सब अपने एरिया में ही जाके वोट डालते हैं। जैसे मान लो कि मैं हूं विकास नगर से बिलोंग करता हूं, तो मैं मोती नगर जाके अपना वोट नहीं दूंगा, मैं कहीं और जाके वोट नहीं दूंगा, बल्कि एक एरिया के बीच में ही दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अपना वोट हमें यही देना है। साथ ही साथ आपको भी पता है कि हर स्टेट में एक साथ चुनाव नहीं होते, अलग अलग डेट पे होते हैं, ठीक है, चाहे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो और चुनाव आयोग बहुत ही इजीली तरीके से चुनाव को करवा सके। आगे मतदाता सूची तैयार करना, जैसे देखते हो कि वोटर लिस्ट आता है कि किस किस का नाम आया है चुनाव में, ठीक है, सॉरी, वोटर लिस्ट में किसका नाम आया है, जो जिसके पर्ची में, मतलब पर्ची में जिसका नाम आया होता है वही जाता है अपना वोट देकर आता है। तो वोटर आईडी कार्ड बनवाना जरूरी है, साथ ही साथ उस लिस्ट में नाम आना जरूरी है, तभी जाके आप चुनाव मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो या वोट दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें थी चुनाव आयोग के सामने कि आखिर कैसे मतदान सूची तैयार कराया जाए, क्योंकि उस टाइम पे इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। आज इतना इंटरनेट है, लोगों को ऐसे ही पता लग जाता है कि कैसे कैसे क्या करना है। आज भी अगर मैं वोट देने गया था तो मैं पहले ही सर्च किया था अपने लैपटॉप पे कि कहाँ मेरा चुनाव, मतलब कहाँ पे मुझे मतदान देना है, ठीक है। तो मैंने चेक किया और यहाँ पे पता लगा, मैं गया अपना वोट दे के चला आया। तो इस तरीके की चीजें हुई ना। तो अब ऑनलाइन सिस्टम है तो हमें पता लग जा रहा है, लेकिन उस टाइम पे ऑनलाइन इतनी चीजें थी क्या, नहीं थी ना। तो कहीं ना कहीं चुनाव लिस्ट तैयार करना या मतदान लिस्ट तैयार करना एक बहुत बड़ा कार्य हुआ करता था और एक बहुत बड़ा टास्क सामने आया था चुनाव आयोग के सामने। तो चुनौतियां बता रहा हूं आगे। इसके अलावा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस हिसाब से चुनाव होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें की गई थी। साथ ही साथ कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना, यानी कि लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। साक्षर का मतलब क्या होता है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। तो कम साक्षरता के चलते मतदान विशेष पद्धति, यानी कि अब चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ ऐसा तरकीब निकाला जाए जिसके थ्रू सारे लोग वोट दे पाए। तो बस वही है पर्ची वाला सिस्टम, पर्ची पे अपना अंगूठा लगाया जी, ले गया, पर्ची ऐसे मोड़ा, ले जाके बॉक्स में डाल दिया। पहले ऐसे सिस्टम चलते थे। आज हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, तो हम जाते हैं बस क्लिक करके चले आते हैं और वोट काउंट हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इतनी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, कुछ ऐसे देश भी थे जिन्होंने लोकतंत्र तो नहीं अपनाया बल्कि कुछ और ही अपनाया, समझते हैं। मैक्सिको में PRI यानी कि जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी, जिसने मैक्सिको में 60 वर्षों तक शासन किया। यानी कि लगातार कितने वर्षों तक शासन किया, PRI ने 60 वर्षों तक शासन किया। और परंतु इसका रूप परिपूर्ण
तानाशाही था। तानाशाही का मतलब क्या होता है कि जो अपने हिसाब से चले, जनता की ना सुने, यानी कि अपना ही रोब दिखाते रहे, ठीक है, उसे कहते हैं तानाशाही सरकार। याद करो मैंने एक चीज बताया था मोहम्मद बाऊजी जी की, ठीक है, मोहम्मद बाऊजी जी की जो मैंने स्टोरी आपको बताई थी, उसमें भी तो ऐसी ही चीजें थी ना, तानाशाही सरकार थी वहां पे ट्यूनेशिया में, तो ऐसी ही चीजें। तानाशाही का मतलब यही होता है जो अपने आप से चले, जनता की कुछ भी ना सुने। आगे, चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में संविधान सिर्फ एक ही पार्टी को अनुमति देता है, यानी कि अगर मैं बात करूं चीन, क्यूबा और सीरिया की, तो वहां पे जो संविधान बनाया गया है वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन अपने देश में देखो, अपने देश में संविधान में लिखित रूप से लिखा गया है कि भाई आप अगर सक्षम है पार्टी बनाने लायक तो पार्टी बना सकते हैं, देश को अच्छे से चला सकते हैं, ये आपका अधिकार है जी। आगे समझते हैं, म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व कानून और सैन्य उपायों से कायम हुआ है, यानी कि इन जैसे देशों में अगर मैं बात करूं तो एक ही पार्टी का प्रभुत्व होता है और साथ ही साथ इसमें सैन्य उपाय भी किए जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे शासन चलाई जाती है। लेकिन अगर मैं यही भारत की बात करूं तो यहाँ पे भारत में क्या है, लोकतंत्र है और जो चुनाव होता है वो भी निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस है अपना, ठीक है, कांग्रेस जो है, जो अपना कांग्रेस है वो 3 बार लगातार चुनाव में जीता था। स्टार्टिंग में याद कीजिए, जिस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उस टाइम पे 1952 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी जीता उन्होंने, 1957 में जो चुनाव हुआ था उसको भी जीता उन्होंने, 1962 में जो चुनाव हुआ था उसको भी जीता उन्होंने। तो 3 बार लगातार सरकार बनाई थी कांग्रेस सरकार उस टाइम पे। तो अब उस टाइम पे जो चुनाव हुआ तो निष्पक्ष हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी एक ही पार्टी का प्रभुत्व था। तो ये है लोकतंत्र का करामात, ठीक है। अगर जनता ने किसी सरकार को पसंद किया तो बल्ले बल्ले, और नहीं पसंद किया तो जी आपको हटना ही हटना है। तो ये चीजें हैं, समझ में आ रही चीजें। अब थोड़ा सा स्पीड और तेज करता हूं, चीजों को और समझिए अच्छे से, ठीक है। अब समझते हैं भारत की सभी राष्ट्रीय पार्टियों की सूची। यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है 8 पार्टियों के बारे में, जिसकी एक सूची है कि आपको भी पता लगना चाहिए कि नेशनल लेवल की पार्टी कौन कौन सी है आपके देश में। तो देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, अतः भारत में राजनीतिक दलों का होना स्वाभाविक है। कौन कौन सी है जी? पहले अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी। आज हर जगह आप देखते हो जी कमल 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 कहते रहते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार किसकी है? बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 की हुई थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको सीपीएम कहा जाता है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है ये है, ठीक है, यहाँ पे सीपीआई और सीपीआईएम ये 2 अलग अलग पार्टियां हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहां से निकली है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही निकली है, ठीक है। और इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा अगले स्लाइड में। अभी इस चीज को बस समझ लेना कि सीपीआई से ही 2 पार्टियां निकली, एक तो जिसको सीपीआई कहा गया और दूसरी सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे मार्क्सवादी कहते हैं, ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो ये चीजें आगे समझते हैं। बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी कहते हैं, इनकी स्थापना हुई थी 1984 में। साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। और इसके अलावा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको कहते हैं, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। साथ ही साथ नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसको IPP कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। सबसे पुरानी अगर पार्टियों में से मैं कहूं तो जो सबसे पुरानी पार्टी है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे इसके सिंबल के बारे में, समझते हैं कि आखिर कौन कौन सी पार्टियों के कौन कौन से सिंबल हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को, थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि इसको मैं बाद में समझाने वाला था, लेकिन आपको पहले ही समझा दूं ताकि आपको चीजें याद रहे। जैसा कि आज के डेट में आपको पता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का क्या सिंबल? तो आप कहोगे हाथ का पंजा, ये सिंबल है। लेकिन क्या आपको पता है इससे पहले क्या सिंबल था इनका?
तो आपको नहीं पता होगा। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। जिस टाइम पे अपना देश आजाद हुआ था उस टाइम पे जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का जो सिंबल था, जो चुनाव चिन्ह था, वो था दो बैलों की जोड़ी। ठीक है, क्या था? दो बैलों की जोड़ी। चलो जी, बहुत अच्छा। इन्होंने क्या किया? दो बैलों की जोड़ी के नाम से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में आपको पता है 1952 के चुनाव में कांग्रेस जीत गई। चलो बहुत अच्छी बात है। 1957 के चुनाव में भी जीत गई। ठीक है, 1962 के चुनाव में भी जीत गई कांग्रेस। लेकिन आगे चल के जब अगला जब चुनाव होता है 1967, ठीक है, 1967 में जब चुनाव होता है और उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो इसके 2 साल के बाद ही कांग्रेस पार्टी का विखंडन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में टूट जाता है और एक को बोलते हैं कांग्रेस ओ और एक को बोलते हैं कांग्रेस आर। ठीक है, बस इतना समझिएगा। एक को क्या कहते हैं? कांग्रेस ओ, दूसरे को कहते हैं कांग्रेस आर। अब जो कांग्रेस ओ था उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था सिंडिकेट। अब कहोगे जी सर ये सिंडिकेट क्या है? तो कांग्रेस में ही जो कुछ ऐसे नेता थे जिनको आप बोल सकते हो कि बड़े बड़े नेता थे, इन्होंने अपना एक मिलकर एक ग्रुप बना लिया था जिनको सिंडिकेट कहते हैं और ये इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे और इसी वजह से कांग्रेस 2 पार्टियों में डिवाइड हो गया, एक कांग्रेस ओ और दूसरा कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ को कौन चला रहा था? सिंडिकेट। और कांग्रेस आर को कौन चला रहा था? इंदिरा गांधी चला रही थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर को चलाया। अब यहां पे समझिएगा, जो सिंडिकेट था, सिंडिकेट ने अपना एक सिंबल बनाया। सिंबल कौन सा बनाया? वो इन्होंने बनाया अपना सिंबल जिसमें एक तिरंगा है और साथ ही साथ बीच में आप समझ सकते हो चरखा, जो गांधी जी चलाया करते थे। ठीक है, आगे इसके अलावा जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने अपना एक चुनाव चिन्ह ढूंढा जिसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं इसे? काल्फ एंड काऊ बोलते हैं, यानी कि गाय और बछड़ा। ठीक है, इन्होंने इस चीज को चुना। ठीक, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आगे चल के 1972 का जो चुनाव होता है इसमें भी इंदिरा गांधी जीत जाती है। 72 नहीं, 1971 में चुनाव हो गया था, मध्यवर्ती चुनाव हो गया था। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जीत जाती हैं। इंदिरा गांधी ठीक है जीत गई और यहाँ पे सिंडिकेट हार जाता है। लेकिन आगे चल के क्या होता है? इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया और आपातकाल के बाद होता यूं है कि इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया जाता है और इनका जो चुनाव चिन्ह था उसको जब्त कर लिया जाता है। तो अब ये दोबारा तो वो कर नहीं सकती, दोबारा तो वो चुन नहीं सकती। अब इसके बाद आगे चल के क्या हुआ? आपातकाल के बाद जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने चुनाव में पार्टिसिपेट किया। जब आगे चल के जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इनका सिंबल चेंज हो गया और फिर इन्होंने हाथ का जो पंजा है उस चीज को लेके किया। तो ये थी राजनीति। स्टार्टिंग में आपको पता है 2 बैलों की जोड़ी थी, फिर इसके बाद डिवाइडेशन हुआ, फिर चुनाव आयोग ने क्या किया? इनसे चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया और फिर चेंज हो गई। ठीक है, ऐसे अब समझते हैं कि आखिर कमल से पहले कौन सा चुनाव चिन्ह था। तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आज हम देखते हैं बीजेपी, जिसको हम कहते हैं बीजेपी, सबसे पहले ठीक है जनसंघ जिसको कहते थे भारतीय जनसंघ, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस चीज की स्थापना की थी। ठीक है, अब समझते हैं एक चीज। हाँ, तो अब देखिए श्यामा प्रकाश मुखर्जी ने इस चीज की स्थापना की थी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में भारतीय जनसंघ का जो चुनाव चिन्ह था वो था दिया और बाती, एक तरीके से समझ सकते हो दीपक, जलता हुआ दीपक। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये चुनाव चिन्ह चेंज होता है। कब होता है? 1977 में। और यही चेंज होकर क्या बन जाता है? हलधर किसान। क्या बन जाता है? हलधर किसान। हल यानी कि देखो हल ले रखा है, धर का मतलब होता है इसको उठाना या लेना, और किसान तो किसान ही है। आगे चल के फिर इसके बाद 1980 में फिर इसका चेंज हो जाता है सिंबल, और सिंबल चेंज होने के बाद एक पार्टी बनती है जिसको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले क्या बोलते थे? जनसंघ कहते थे। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या कहा गया? इसके बाद कहा गया 1980 में कि भारतीय जनता पार्टी। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई तो 1980 ही बोलोगे। जैसा कि मैंने पीछे वाले स्लाइड में आपको बताया था ना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। ठीक है, ऐसा ही।
तो कमल का फूल ये हुआ 1980 में। अब हम कुछ और समझ लेते हैं, और जो पार्टी है उनके सिंबल कौन से हैं। तो देखिए ये CPIM, यानी कि जो CPI से अलग हुई थी पार्टी 1964 में, तो उसको कहा गया CPIM। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवाद, तो यहाँ पे देखिए इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और इनका जो सिंबल है हंसिया और हथौड़ा है। देखिए एक में ही दोनों है। आगे कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको CPI कहते हैं, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसको इसका जो सिंबल है ये है मतलब बालिया एक तरीके से बोल सकते हो, और ये इसे कहते हैं हंसिया। तो ये चीज है। BSP जो आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा, दिल्ली में बहुत जगह प्रचार भी हो रहा था, BSP जिसको कहते हैं बहुजन समाज पार्टी, और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी है, ठीक है। और आपको एक चर्चित नेता तो पता ही होगा, मायावती देवी, है ना। तो ये चीज है। आगे समझते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसको NCP कहते हैं, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, और इसमें भी क्या है कि सेम तिरंगा है और बीच में घड़ी बना रखे हैं। तो ये इनका सिंबल है। नेक्स्ट बात करते हैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जिसको कहते हैं AITMC, ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 में हुई थी, ठीक है। और इसको राष्ट्रीय जो दल माना गया था वो कब माना गया था, 2016 में माना गया था, ठीक है। इसके अलावा चुनाव चिन्ह क्या है, जोगरा घास फूल, यानी कि आप देख सकते हो ये अपना तिरंगा है, और तिरंगे के बीच में ये अपना घास फूल है एक तरीके से, ठीक है। आगे समझते हैं एक और पार्टी है जिसको कहते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, ठीक है। और ये किससे अलग हुआ है, इस पार्टी से अलग होकर बना हुआ है, यानी कि 2012 में अलग हुआ था और 13 में एक अपनी पार्टी बना ली थी जिसका चुनाव चिन्ह क्या था, किताब था। तो इस तरीके की चीजें हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार 2 नंबर 3 नंबर में दे देता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके नंबर कटे और आपको रहेगा याद, तभी तो आप लिख पाओगे। देखिए भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी में क्या अंतर है। तो देखिए भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर की अगर मैं बात करूं, या फिर अगर विचारधारा भी आ गई कि भारतीय जनसंघ की क्या विचारधारा थी, तो भी आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए भारतीय जनसंघ, तो आप समझते हैं जनसंघ पाकिस्तान को भारत में मिलाने का प्रयास करता है, यानी कि जनसंघ की क्या विचारधारा थी, और जनसंघ ने कहा था कि पाकिस्तान को भारत में, और आज भी आप देखते हो कि भाजपा क्या कहती है, पाकिस्तान को भारत में मिलाओ, पाकिस्तान को भारत में मिलाओ, ठीक है। अखंड भारत चाहती है, ठीक है। और जब जब भी पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो मुंह तोड़ जवाब देती है। तो ये है जनसंघ ही आगे चलकर ना भारतीय जनता पार्टी बनी थी। आगे समझते हैं जनसंघ अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली रियायतों को समाप्त कर देती है। साथ ही साथ जनसंघ आणविक हथियार बनाने का प्रयास करती है। कि क्या, आणविक हथियार, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो परमाणु बम या एटम बम इत्यादि बनाने का प्रयास करती है। आगे कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान के स्वतंत्र स्वरूप को बनाए रखती है। कम्युनिस्ट पार्टी इन रियायतों को जारी रखती है। यानी कि पहले अगर बात करूं तो जनसंघ कहती है जी पाकिस्तान को भारत में मिला लो, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी कहती है जी रहने दो, उसे स्वतंत्र ही रहने दो। आगे दूसरा है अल्पसंख्यकों को रियायत देने की, रियायत को समाप्त करने की बात करती है, और ये कहता है कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि रियायत को समाप्त नहीं करें। आगे ये आणविक हथियार बनाने के पक्ष में होती है, और ये आणविक हथियार बनाने के पक्ष में नहीं होती, या फिर ऐसा कोई प्रयास नहीं करती है। आगे समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी में क्या अंतर है। तो समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी, तो देखिए पहला अगर अंतर की बात करूं तो समाजवादी दल लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करती है। दूसरा अगर मैं बात करूं कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये क्रांतिकारी समाजवाद में बात करती है, ठीक है। यानी कि ये लोकतंत्र की बात करती है, तो ये क्रांतिकारी की बात करती है। दूसरा समाजवादी दल कांग्रेस की कड़ी आलोचना करती है। किसकी आलोचना करती है, कांग्रेस की। जाहिर सी बात है पार्टी है तो आलोचना तो करेगी ना, बुराई तो करेगी ना। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना से बचती है, यानी कि नहीं करती है। आगे समाजवादी दल में उदारवादी नेता थे और कम्युनिस्ट पार्टी में क्रांतिकारी नेता थे। आगे समझते हैं भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी में क्या अंतर है। तो देखिए भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, पहला है जनसंघ देश एक संस्कृति एक राष्ट्र बनाने के पक्ष में है। यानी कि अभी स्टार्टिंग में आपने बात किया कि जो जनसंघ है ये चाहती है कि पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाए, ताकि और भी देश हैं जो पहले भारत का हिस्सा थे उन सबको भारत में मिला लिया जाए और भारत को अखंड भारत बनाया जाए, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता पार्टी इस प्रकार का कोई पक्ष नहीं रखती है अपना।
भारतीय जनसंघ जो है वो पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत बनाने के पक्ष में है, लेकिन स्वतंत्रता पार्टी इस तरीके के कोई अखंड भारत वगैरह नहीं बनाना चाहती है। ठीक है, आगे जनसंघ आणविक हथियार बनाने के पक्ष में है, स्वतंत्रता पार्टी आणविक हथियार बनाने की अपेक्षा है, यानी कि कहा जाए तो ये कहती है जी आणविक हथियार मत बनाओ, बल्कि विकास पर ध्यान दोगे तो ही अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। नेक्स्ट आप समझते हैं, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब पहला चुनाव हुआ था तो उसमें कौन जीता था। तो आपको तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कौन जीता, कांग्रेस ने जीता था। लेकिन अब यहाँ पे हम समझते हैं किसको कितनी पार्टियां मिली और आखिर लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। फटाक से आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें होती हैं, जो कि 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो बताइए फिर। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है, तो ये मत कीजिएगा कि सर आप नोट्स के चार्जेस लेते हो, सर ये सर वो। मेहनत लगती है यार बनाने में। आपके स्कूल के टीचर को पैसा मिलता है ना, हमें कहाँ से पैसा मिलता है, आप लोग ही तो दोगे ना, तो कीजिए। तो जल्दी जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहां पे पढ़िए। मात्र आप सबको पता है कि 500 में एक साल की स्टडी करवाई जाती थी, लेकिन आप तो कहोगे सर अब तो पेपर में 3 ही महीना बचा है। डोंट वरी, आप सबको डिस्काउंट के साथ आपको 299 में सिर्फ ये कोर्स दे दिया जाएगा, और भी जो ऑफर चलता है उसके साथ साथ और डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। अब समझते हैं कि प्रथम जो चुनाव हुआ था और जो द्वितीय चुनाव हुआ था, तृतीय चुनाव हुआ था, उसमें किसको कितनी सीटें मिली थी। तो यहाँ पे समझने वाली है कि प्रथम जो चुनाव हुआ था, सबसे पहली चीज कि लोकतांत्रिक देश है तो सबको पता है, और साथ ही साथ राजनीतिक दल होना ये भी स्वाभाविक है। तो एक तरफ हमने लिख लिया प्रथम चुनाव और दूसरा हमने लिख लिया है कि द्वितीय आम चुनाव। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो चुनाव कब हुआ, तो 1952 में हुआ, ये सबको पता है। दूसरा, इन चुनाव में लोकसभा की टोटल कितनी सीटें थी, 489 सीटें थी। ठीक है, जिसमें कांग्रेस को सीटें कितनी मिली थी, 364। ये याद होना ज्यादा जरूरी है, ये याद करके रखिएगा। दूसरा बात करते हैं भारतीय साम्यवादी दल, और इसको कितनी सीटें मिली थी, 16 सीटें मिली थी। आगे स्वतंत्र पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, 12 सीटें मिली थी। इसके साथ साथ जनसंघ को कितनी सीटें मिली थी, 3 सीटें मिली थी। तो इस तरीके से प्रथम चुनाव आयोग में प्रथम चुनाव में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो सीट मिली थी वो मिली थी कांग्रेस को। साथ ही साथ बात करें तो 1957 में जब दूसरा चुनाव हुआ तो इसमें टोटल कुल कितनी सीटें थी, 494 थी, और इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 371 मिली। भारतीय साम्यवादी दल को कितनी मिली, 27 मिली। प्रजा समाजवादी पार्टी को कितनी मिली, 19 मिली। और जनसंघ को कितनी मिली, 4 सीटें मिली थी। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि कांग्रेस को पहले में 364 मिली, दूसरे में 371 मिली, यानी कि अगर देखा जाए तो 7 जो सीट है वो एक्स्ट्रा मिली। नेक्स्ट बात करते हैं, तृतीय जब चुनाव हुआ तो तीसरे चुनाव में कब हुआ, 1962 में हुआ था। टोटल सीटें कितनी थी, 494 थी, और इसमें कांग्रेस को 361 सीटें मिली। अब कहोगे सर पिछली बार से तो कम है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं पहले में कितना मिला था, 364 मिला था, दूसरे में कितना मिला था, 371 मिला था, तीसरे में कितना मिला था, 361। यानी कि अगर देखा जाए तो दूसरे के मुकाबले 10 सीटें कम हो गई थी। ठीक है, आगे समझते हैं। साम्यवादी दल को 29 सीटें मिली थी, स्वतंत्र पार्टी को 18 मिली थी, और जनसंघ को 14 मिली थी। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी थी कि इसके आगे और कोई टिक ही नहीं सकता था, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि किसको कितनी सीटें मिली थी। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं एक दलीय प्रभुत्व। यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं, एक दलीय व्यवस्था। ये 2 क्वेश्चन है। तो पहला है एक दलीय प्रभुत्व क्या होता है, दूसरा एक दलीय व्यवस्था क्या होती है। तो देखिए, एक दलीय प्रभुत्व और एक दलीय व्यवस्था को समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक दलीय व्यवस्था समझाता हूं आपको। एक देश में जब एक ही पार्टी हो, क्या, एक ही पार्टी हो, तो इसको तो हम ये कहेंगे कि एक दलीय व्यवस्था, यानी कि इस देश में सिर्फ एक ही दल हो सकती है, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए चीन में सिर्फ एक ही पार्टी है। ऐसा ही एक दलीय व्यवस्था, यानी कि जिस देश में सिर्फ एक ही दल है उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। अब हम समझते हैं एक दलीय प्रभुत्व का मतलब क्या होता है। तो एक दलीय प्रभुत्व का मतलब होता है कि देश में पार्टी तो बहुत सारी है, लेकिन
एक ही पार्टी बार बार जीते उसे कहते हैं एक दलीय प्रभुत्व। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया में आपने देखा कि बहुत सारी पार्टियां थी, जैसा कि आप देख सकते हो पीछे मैंने आपको बताया ये 4 पार्टियों को मैंने नाम लिखा था, लेकिन आपने देखा सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस, और वही बार बार जीत रही थी, 3 आम चुनाव में जीती थी ना। तो आप कहोगे सर एक ही पार्टी बार बार जीते जा रही है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एक दलीय प्रभुत्व, यानी कि पार्टी बहुत सारी है लेकिन जीत कौन रही है? सिर्फ एक जीत रही है, तो इसे कहते हैं एक दलीय प्रभुत्व। और एक दलीय व्यवस्था किसको कहते हैं? पार्टी सिर्फ कितनी रहेगी? एक ही रहेगी, उसे कहते हैं एक दलीय व्यवस्था, यानी कि एक ही दल रहेगी। समझते हैं। एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था उसे कहते हैं जहां बहुदलीय पद्धति, यानी कि पार्टियां बहुत सारी हैं, बहुदलीय पद्धति के अंतर्गत किसी एक ही दल की प्रधानता होती है, यानी कि पार्टी बहुत सारी हो और जीते कोई एक। आगे, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था में यद्यपि अन्य भी कई सारे दल होते हैं परंतु उनका राजनीतिक महत्व अधिक नहीं होता है, क्योंकि लोगों का उन्हें अधिक समर्थन प्राप्त नहीं होता है। आप देखिए कांग्रेस के आगे क्या इनको समर्थन ज्यादा मिला है? क्या नहीं। अगर तीनों को जोड़ लिया जाए तो भी इतना पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच रहा है। यही चीज है। आगे, ऐसी व्यवस्था में मतदाता केवल एक ही दल को अधिक महत्व देता है और वही बार बार जीतता है, और भारत एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, और ऐसा हमने देख लिया है पहले भी। इस बार भी आप देखोगे तो मोदी जी को सीटें मिल रही है ना। अच्छा, 2 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना। अब देखते हैं तीसरे में क्या होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो कांग्रेस थी वो 3 बार लगातार जीती थी, है ना। तो इस चीज को समझते हैं। तो देखिए इसके कई सारे कारण हैं, आपको मैं समझा देता हूं। अगर 6 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो और भी बढ़िया नंबर मिलेंगे। बाकी अगर 6 पॉइंट लिखते हैं तो आपको 3 से 4 नंबर मिल ही जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेन कर दोगे तो 6 में 6 मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे हेडिंग लिख के छोड़ देते हैं और फिर कम नंबर मिलता है, फिर कहते हैं भैया ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो इसलिए एक्सप्लेन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण, तो पहले लिखा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी, यानी कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी भी पार्टी थी और सबसे पुरानी पार्टी भी थी। दूसरा समझते हैं, सबसे मजबूत संगठन, क्योंकि सभी वर्गों का समर्थन, यानी कि कांग्रेस में सभी वर्गों का समर्थन था, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जो कोई भी चाहे वो कांग्रेस में आ सकता था उस टाइम पे, तो इसलिए सबका समर्थन था। आगे, सबसे लोकप्रिय नेता इसमें शामिल थे, और उस टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी और एक ही पार्टी जिसका नाम था कांग्रेस, तो इस वजह से लोग ज्यादातर शामिल किसमें थे? कांग्रेस में शामिल थे। बड़े बड़े दिग्गज नेता सब शामिल थे कांग्रेस में। आगे, आजादी की विरासत हासिल, यानी कि ऐसा भी कहा जाता था कि आज जो आजादी मिली है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है, तो ये भी इसको उपाधि मिली हुई थी। आगे, गठबंधन सरकारों की असफलता, यानी कि यहाँ पे गठबंधन सरकार भी कुछ काम नहीं कर सकती क्योंकि उनको सीटें ही नहीं मिलती थी, तो इस वजह से कांग्रेस का बहुत ज्यादा बोलबाला था, जनता कांग्रेस को पसंद कर रही थी और इसी वजह से बार बार कांग्रेस जीत रहा था। आगे समझते हैं, नेहरू जैसे करिश्माई नेता इसमें शामिल थे। नेहरू जी ने बहुत अच्छा भी काम किया, अच्छा भी नहीं मतलब बहुत ही अच्छा काम किया, जैसे गुट निरपेक्षता की नींव डाली। ठीक है, साथ ही साथ बात करते हैं तो एक बहुत ही दिग्गज नेताओं में से एक थे, 3 बार उन्होंने चुनाव जीता और देश को काफी हद तक सारी चीजें सुधारा भी। ठीक है, तो करिश्माई नेताओं में से एक थे। तो कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण ये सारा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला लिखा है कि नेहरू जी की मौत के बाद उत्तराधिकारी का संकट। अब यहाँ पे मौत या मृत्यु एक ही बात है, तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। एक मैं चार्ट आपको बना देता हूँ ताकि आपको चीजें बहुत ही क्लियरिफाई हुई। कैसे? जैसे आप देखिए 1947 में देश आजाद हुआ। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि पहले 3 आम चुनाव में कौन जीता? कांग्रेस जीती। तो कब जीती ये भी लिख देते हैं जी। तो यहाँ पे 1952 में जीती, 1957 में जीती, 1962 में जीती। यहां तक चीजें क्लियर है। आगे चल के क्या होता है? आगे चल के एक युद्ध हो जाता है। कब होता है? 1962 में हो जाता है। और फिर 1964 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ होने के बाद अब यहाँ पे बात होती है उत्तराधिकारी कौन बने। उत्तराधिकारी कौन बने? तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री को चुना जाता है और 1964 में वो आते हैं और 1966 में देखा जाए तो इनकी भी मौत हो जाती है। कहाँ पे? ताशकंद में। ठीक है,
नेक्स्ट क्या होता है, 1967 में यहाँ पे इंदिरा गांधी को चुनाव में मतलब सेलेक्ट किया जाता है, और सेलेक्ट करने के बाद 1969 में यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन जाता है। साथ ही साथ बात करें तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था 1960 के दशक को, यानी कि 1960 के दशक में बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा था। इस पर भी एक क्वेश्चन आता है कि 1960 का दशक इतना ज्यादा खतरनाक दशक क्यों था, तो ये सारी चीजें हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब नेहरू जी की डेथ हुई तो आखिर प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, ठीक है। देखिए लिखा है कि 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बहुत ज्यादा बहस होनी शुरू हो गई थी। ऐसी आशंका होने लगी थी कि देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और सेना शासन आ जाएगा। जैसे पाकिस्तान में होता है ना सेना शासन, वैसे भारत में आ जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे चल के 1964 में ही सेलेक्ट कर लिया गया लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री के सूझबूझ के द्वारा देश को चलाया गया। फिर आगे चल के राजनीति बढ़ती चली गई, इंदिरा गांधी उसके बाद आगे चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से चलती चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे टाइम पे भी आया था और आपके टाइम पे भी आ सकता है। तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया? तो इतने जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है ना, वो सब के सब उसी में है। तो देखिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दशक में भारत को कई सारे पक्षों में समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कैसे? तो देखिए राजनीतिक स्तर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और 1966 में उनके उत्तराधिकारी श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि उनके जाने के बाद जो उस सीट पे बैठा उसको कहते हैं उत्तराधिकारी। जैसे राजा के मरने के बाद या राजा अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं, ऐसे, ठीक है। तो देश को बहुत ही ज्यादा क्षति हुई, क्षति मतलब नुकसान हुई। आगे इस दशक में भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा था। कौन कौन से युद्ध? 1962 में जो युद्ध हुआ था चीन के साथ, क्योंकि चीन ने आक्रमण कर दिया था भारत पे, और साथ ही साथ 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। आगे इसी दशक में भारत में भारी खाद्यान्न संकट पैदा हो गया था, और इसी दशक में गरीबी, असमानता, सांप्रदायिकता, क्षेत्र विवाद भी अनसुलझे थे। यानी कि एक तरीके से ये सारी दिक्कतें उसी टाइम पे सामने आती चली गई। 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, और 1960 के दशक को इसीलिए खतरनाक दशक कहा जाता है। और जब विभाजन हुआ तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बना। आगे समझते हैं अन्य पहलू में 2 युद्ध, सैन्य खर्चे में बढ़ोतरी, नए प्रधानमंत्री को कम अनुभवी माना गया। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाया गया था वो कम अनुभवी थी, यानी कि उतना राजनीति के बारे में उनको नॉलेज नहीं था। लेकिन जैसे ही वो राजनीति में आई अपनी सूझबूझ के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया, और इसी की वजह से 1971 में जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने जब नारा दिया था गरीबी हटाओ का, और उसके बाद इंदिरा गांधी को बहुत ही अच्छा समर्थन मिला था। इनकी लोकप्रियता जगह जगह पे चर्चित थी, ठीक है। साथ ही साथ बांग्लादेश को जब इन्होंने आजाद करवाया था पाकिस्तान को हरा कर, तब तो बहुत ही सुर्खियों में थी ये, ठीक है। आगे समझते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए 1960 के दशक में तो गंभीर आर्थिक संकट भी पैदा हो चुका था। मानसून की असफलता भी थी, सूखा पड़ गया था, खेती की पैदावार में गिरावट हो गई थी, विदेशी मुद्रा की कमी। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न को खरीदना पड़ गया था विदेशों से, ऐसी भी दिक्कतें आ गई थी। साथ ही साथ मुद्राओं का अवमूल्यन हो गया था, यानी कि कीमतों में गिरावट हो गया था, और इसी वजह से आप देखते हो ना कि जो रुपया है वो नीचे चलता चला जा रहा है, डॉलर ऊपर हो रहा है। आगे महंगाई बढ़ने स्टार्ट हो गई थी, खाद्यान्न में कमी हो गई थी, बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम दंगे इत्यादि चीजें हुई थी। कब हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी, और इसी वजह से इसको खतरनाक दशक माना जाता है। चीजें समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था इसका पार्ट 1, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, पार्ट 1, अब बात करेंगे पार्ट 2 की, और पार्ट 2 में चीजों को समझेंगे अच्छे तरीके से, और उसी के साथ ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए ताकि इसका अच्छे से लाभ उनको मिल पाए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।